नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को श्रीनगर रोड पर बड़ी कार्यवाही की गई। रोजगार के लिए आवंटित की गई गुमटियों की लीज अवधि समाप्त होने के बाद एडीए प्रशासन ने करीब 40 से अधिक गुमटियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। एडीए की ओर से करीब एक माह पूर्व ही गुमटी संचालकों को नोटिस जारी कर स्थान खाली करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय में गुमटियां नहीं हटाने पर गुरुवार को कार्यवाही की गई। अजमेर में विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को श्रीनगर रोड स्थित गुमटियों पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। रोजगार के लिए आवंटित की गई गुमटियों की लीज अवधि समाप्त होने के बाद एडीए प्रशासन ने करीब 40 से अधिक गुमटियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। एडीए की ओर से करीब एक माह पूर्व ही गुमटी संचालकों को नोटिस जारी कर स्थान खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा में गुमटियां नहीं हटाए जाने पर गुरुवार को इसकी कार्यवाही की गई। वहीं गुमटी महासचिव विनोद नथवाल और गुमटी संचालकों ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्यवाही से गरीबों का रोजगार छीना गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से गुमटियां संचालित कर दुकानदार अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की इस कार्यवाही ने उन्हें बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि शहर में कई बड़े अतिक्रमण मौजूद हैं जिन पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है, लेकिन गरीबों के मामले में सख्ती दिखाई जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अंधा और बहरा बताते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि कार्यवाही के दौरान एडीए उपायुक्त अनिल चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया था। जिस तरह से अजमेर का प्रशासन एडीए के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही कार्रवाई की जा रही है, पूरे शहर के अंदर कई सैकड़ों लोगों का रोजगार अजमेर के इस अंधे बेरे प्रशासन ने लोगों का कारोबार छीन लिया है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आए दिन बेरोजगार हो रहे हैं। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। और सभी दुकानदार आज इतने टाइम से यहाँ कमा रहे, खा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। कईयों ने अपने बच्चों के लिए लोन ले रखा है, कईयों ने दूसरा कर्जा ले रखा है। लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन अजमेर का शासन और अजमेर का प्रशासन दोनों अंधे बहरे हैं। ये ऐसे विकलांग प्रशासन और प्रशासन है, ये सिर्फ पगडंड उस पर चल रहे हैं, बैसाखियों के ऊपर। कई जगह अजमेर शहर के अंदर आपने भी देखा होगा, कई मंदिर मस्जिद की दीवारें तोड़ी जाती है, ये बेरे प्रशासन वहाँ अपने घुटने टेक देते हैं। तुरंत थोड़ी देर के अंदर वहाँ पे शासन और प्रशासन पीछे हट जाता है और वहाँ की मंदिर मस्जिदों की दीवारों का निर्माण किया जाता है। आज ये हमारे सभी गुमटी वालों के ये दुकानें हमारा मंदिर है, ये इससे हमारा घर चलता है, सैकड़ों लोगों का रोजगार चलता है। तो ये प्रशासन इनसे कुछ कहना, और आदरणीय जो हम मुख्यमंत्री है वो भी एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। सारे घुमटी वाले सिर्फ राम भरोसे इनको सद्बुद्धि दे, अजमेर कलेक्टर को सद्बुद्धि दे। ये श्रीनगर रोड पर हुई है, मर्दिंग सिनेमा के इधर, और किराए पे ये गुमटियाँ किराए पे दी हुई थी और इसको आज तोड़ दिया गया। और इसमें एक गुमटी में 5 जने क्या बोलते हैं कमा के खाते थे। सरकार तो गुमटियाँ तोड़ रही है, रोजगार तो दे नहीं रही है, रोजगार के नाम पे क्या बोलते वो कर रखी है। अब बताओ कहाँ जाएंगे सब। नहीं, ये लीज पे दी हुई थी, लीज तो पूरी होगी, लेकिन क्या बोलते कहीं दूसरी जगह तो देना चाहिए था ना इनको। भाई जब तुमने दी थी, जब तो तुमने रोजगार के लिए दी है, और अब क्या बोलते हटा दिए, तो अब जाएंगे कहाँ पे। लीज खत्म होने के बाद में यहाँ पे इसकी लीज बढ़ानी चाहिए। यहाँ से 30 से 40 दुकानें थी, नाई की दुकान थी यहाँ पे। अब देख लो, अब 5 के 5 बेरोजगार। अजमेर स्थित मीठा नीम दरगाह पर हजरत शहीद पीर गेब साहब का 2 दिवसीय उर्स पूरी अकीदत और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद दरगाह पहुंचे और चादर पेश कर मन्नतें मांगी। अजमेर स्थित मीठा नीम दरगाह पर हजरत शहीद पीर गेब साहब का 2 दिवसीय उर्स पूरी अकीदत और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद दरगाह पहुंचे और चादर पेश कर मन्नतें मांगी। उर्स के अवसर पर खादिम एहसान अली चिश्ती के मुख्य आतिथ्य में चादर पेश की गई। मीठा नीम दरगाह के खादिम
शाहनवाज खान ने बताया कि चादर का जुलूस अंदर कोट 2.5 दिन का झोपड़ा और तालाब आमा बावड़ी होते हुए दरगाह मीठा नीम पहुंचा। उर्स के दौरान मंगलों और कलंदरों ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए, जिन्हें देखकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे क्षेत्र में सूफियाना माहौल बना रहा और जायरीन ने अमन चैन की दुआएं मांगी। हर साल की तरह इस साल हजरत शहीद पीर गैब गैबन शाह मीठे नीम वालों का उर्स 3 दिन का मनाया जाता है, जिसमें 16 रज्जब को मजार शरीफ में गुस्ल केवड़ा ईतर से उसको धोया जाता है और 17 रज्जब को माशाल्लाह मंजिल हताई 2.5 दिन का झोपड़ा होते हुए अकबरी मस्जिद होते हुए ये मीठा गैबन शाह बाबा मीठे नीम पे चादर पहुंचती है, जिसमें सब अकीदतमंद शरीक होते हैं और मलंग कलंदर लोग दिल्ली से जो पैदल आते हैं वो सब लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। चादर पेश की जाती है और सबके लिए दुआ की जाती है, मुल्क के लिए, सबके लिए, अमान अमान के लिए। और उसके बाद तबरुक भेंट किया जाता है, जिसमें तबरुक शाहनवाज खान, हाजी मोहम्मद नवाज खान, रब नवाज खान, हसन नवाज खान, अली नवाज खान, ख्वाजा नवाज खान ये सब पेश करके और दस्तारबंदी करके सबको तबरुक। अजमेर के हाथीखेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर खेत में काम कर रहे एक युवक पर 10 से 15 बदमाशों ने अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने डंडे, तलवार, कुल्हाड़ी और पत्थरों से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए। युवक को बचाने पहुंचे परिजनों पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक को गंभीर चोटें आई है, जिसे बेहोशी की हालत में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। अजमेर के हाथीखेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर खेत में काम कर रहे एक युवक पर 10 से 15 बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने डंडे, तलवार, कुल्हाड़ी और पत्थरों से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए। युवक को बचाने के लिए परिजन पहुंचे, पर आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक को गंभीर चोटें आई है, जिसे बेहोशी की हालत में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक के भाई ने बताया कि उनका भाई खेत में काम कर रहा था, तभी जमीन हड़पने के विवाद को लेकर 10 से 15 बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने युवक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे गहरी चोट आई। साथ ही चेहरे पर गंभीर निशान पड़े और दांत भी टूट गए, जिससे युवक मौके पर ही बेहोश हो गया। जमीन के मालिक का कहना है कि ये जमीन वर्षों से उनकी है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में नाम को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि पिछले 6 महीनों से उन्हें जमीन को लेकर लगातार परेशान किया जा रहा था, लेकिन इस बार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। साहब हम घर पे काम कर रहे थे हमारे, और एक भाई मेरा खेत पे रहता था वहाँ पे, तो उस पे जानलेवा हमला कर दिया। 15-20 लोगों ने आके, जब हमारे को सूचना मिली तो हम जैसे एक एक पहुंचे, हमारे सदस्य से जैसे हम पहुंच रहे थे वहाँ पे, हमारे जैसे जा रहे थे उन पे सब पे जानलेवा हमला कर रहे थे वो। और हमारी जमीन पश्तूने से है, हमारा दादाजी ने खरीदी हुई है, मेरे पिताजी 80-90 साल के तो वो हो गए, और आज तक मैं 36-40 साल का मैं हूँ, हमारा ही कब्जा चल रहा है उस जमीन पे। हाथीखेड़ा मोहल्ला कनक, भीमा सिंह है, शंकर सिंह है, उनके पास 15-20 सदस्य थे एक साथ, और उन्हें तलवारें सी, कुल्हाड़ी थे, लाठी थे, पत्थर थे, उन सब से हमारे ऊपर हमला किया। हमारे 10-12 लोगों पे चोट आई है, और सबसे ज्यादा मेरे चाचा का लड़का बड़ा वाला भाई, उस पे हमला हुआ है। उस पे कुल्हाड़ी तलवार से हमला हुआ है, गर्दन, सर पे और मुंह के ऊपर दांत वाट टूट गए उसके, और उसकी लेडी से उसके सर पे मार दी, गर्दन पे मार दी, वो भी बेहोश होके वहाँ गिर गई। पुलिस नहीं आई थी। मेन ये है कि हमारी जमीन है पुश्तैनी, हम वहाँ पे रह रहे थे, और वो नाम उनके बोल रखी है पुराने रिकॉर्ड से, पता नहीं कैसे उनके नाम हो गए। कब्जा हमारा है, पूरा गांव को पता है, और हमारे सब हमने कब्जा करके वहाँ बैठे, तो उन्होंने आके जानलेवा हमला कर दिया हमारे भाई के ऊपर। हमारे समाज के ही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहां एक ओर शहरों और घरों पर तिरंगे फहराए गए, वहीं अभियान समाप्त होने के बाद कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई। शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए तिरंगों की बेकदरी साफ दिखाई दी। कहीं तिरंगा फटा हुआ मिला तो कहीं आधा झंडा लटका नजर आया, जबकि कई जगहों पर सिर्फ तिरंगे का डंडा ही शेष बचा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहां एक ओर शहरों और घरों पर तिरंगे फहराए गए, वहीं अभियान समाप्त होने के बाद कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई। शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए तिरंगों की बेकदरी साफ दिखाई दे रही है। कहीं तिरंगा फटा हुआ मिला तो कहीं आधा झंडा लटका नजर आया, जबकि कई जगहों पर सिर्फ तिरंगे का डंडा ही शेष बचा रहा। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान एक सराहनीय पहल थी और जनता ने इसे पूरे उत्साह के साथ अपनाया था, लेकिन कुछ ही समय बाद तिरंगे की इस दुर्गति को देखकर बेहद अफसोस होता है। रलावता ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने आज तक जो कहा वह किया नहीं और जो किया वह बताया नहीं, और जो बताया गया वह जमीन पर आज तक नजर नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सिर्फ वोटों के लिए मोटिवेट कर तत्कालीन राजनीति लाभ लेने का प्रयास करती है और उनकी प्राथमिकता केवल सत्ता में बने रहना। कांग्रेस नेता ने दो टूक कहा कि सरकार आती है और जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र ध्वज का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से शहर में जगह जगह तिरंगे की बेकदरी हो रही है वह अत्यंत ही निंदनीय है। उन्होंने राजस्थान सरकार और भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर तिरंगे की देखभाल नहीं हो पा रही, वहां या तो उन्हें पुनः सम्मान पूर्वक लगाया जाए या फिर उतारकर राज्य कोष में सुरक्षित जमा दिए जाए, ताकि राष्ट्रध्वज का अपमान ना हो। देखिए, इस देश की आज़ादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था। जो कांग्रेस के जितने भी जो नेता थे उनको इन्होंने ऑक्युपाई करने का हमेशा प्रयास किया। इन्होंने जब ये तय किया था कि घर घर तिरंगा लगाया जाएगा, शहर में लगाया जाएगा, सरकारी कार्यालय में लगाया जाएगा, अच्छा प्रयास था, उसको हम कांग्रेस के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। पर दुख की आज ये बात है कि जहाँ जहाँ झंडे लगे उन झंडों की जो बेकदरी आज हो रही है, कहीं फटा हुआ है, कहीं आधा उतरा हुआ है, कहीं खाली डंडा खड़ा है। और जिस तरह से माहौल होकर जो अजमेर शहर के अंदर माहौल बनना चाहिए था, इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कुछ कहा वो किया नहीं, जो कुछ किया वो बताया नहीं, और जो कुछ बताया वो मौके पे था नहीं। खाली समय काल परिस्थिति के साथ के अंदर लोगों को मोटिवेट करने का ये काम करते हैं, तत्कालीन लाभ लेने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के साथ इनकी भावना खाली केवल मात्र सत्ता में आने की होती है। जब बिहार का चुनाव होता है तो कहते हैं मैं बिहार के अंदर में ये था, जब बंगाल का आएगा तो अब बंगाल में चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो चाय बनाता था वो चाय बंगाल की आती थी, कभी आसाम की आती थी। पर ये सबसे बड़ी बात, कोई बात नहीं, सरकार आए जाएँ, सरकारें आएगी, मगर इस राष्ट्र ध्वज का जिस तरह से अपमान अजमेर के अंदर हो रहा है ये घोर निंदनीय है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि भारत सरकार से भी, और निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान सरकार से भी, कि वो तुरंत प्रभाव से जिन झंडों की बेकदरी हो रही है उनको या तो पुनः नए लगाएं, और नहीं तो उनको उतार के समेट कर अपने राज्य कोष में उनको जमा कराएं, ताकि उनकी बेकदरी नहीं हो, उनका अपमान नहीं हो, और राष्ट्र का जो हमारा हम कहते हैं कि तिरंगा झंडा। अजमेर जिले के ग्राम कालानाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अन्य जगह स्थानांतरित किए जाने के आदेश का ग्रामीणों ने विरोध जताया। वहीं प्रशासन द्वारा विद्यालय भवन को जर्जर बताते हुए इसे वैकल्पिक व्यवस्था धौलपुरिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए स्कूल को यथास्थान रखने की मांग की है। अजमेर जिले के ग्राम कालानाड़ा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अन्य जगह स्थानांतरित किए जाने के आदेश का ग्रामीणों ने विरोध जताया। वहीं प्रशासन द्वारा विद्यालय भवन को जर्जर बताते हुए इसकी वैकल्पिक व्यवस्था धौलपुरिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किए जाने का निर्णय लिया गया,
जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए स्कूल को यथास्थान रखने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में विद्यालय अटल सेवा केंद्र कालानाडा में 4 कमरों में संचालित हो रहा था, जो पूरी तरह सुरक्षित भी था। ऐसे में विद्यालय को 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करना छात्रों के हित के लिए अच्छा नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में कुल नामांकन का लगभग 2/3 हिस्सा छात्राओं का है, जिन्हें 5 किलोमीटर दूर विद्यालय भेजना न केवल कठिन है बल्कि असुरक्षित भी है। इसमें कई छात्राओं के शिक्षा से वंचित होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि छात्र छात्राओं के भविष्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को कालानाडा में ही संचालित रखने के आदेश जारी किए जाए। ग्राम कालानाडा से आए हैं, जो पंचायत समिति राय का मतलब ग्राम पंचायत कालानाडा है। वहाँ पर हमारे जो स्कूल है वो जमींदोज हो गई थी। पुराने जो बिल्डिंग है उसको मतलब जर्जर अवस्था में थी, तो बंद कर दिया गया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। उस पर भी एक अभी नया राजस्थान सरकार मतलब बीकानेर से शिक्षा विभाग से एक आदेश आया है कि उस स्कूल को धौलपुरा स्कूल में शिफ्ट किया जाए। हमारे स्कूल में सबसे मोटी समस्या ये है कि वहाँ पर मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्हें वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। इसलिए हम जो हमारा जो विद्यालय संचालित है अटल सेवा केंद्र में, वहीं ही आदेश करवाने के लिए श्रीमान के पास आए हैं और यथावत हमारी स्कूल वहीं रहे। इसमें 13 से ग्राम पंचायत कालानाडा ग्रामवासी सारे आए हैं। इनकी मोटी समस्या ये है कि इनके बच्चे जो पहले गांव में पढ़ते थे ना, उस पुरानी स्कूल को जमींदोज कर दिए सरकार ने जर्जर होने के कारण। तो अभी बच्चे जो है हमारी जो अटल सेवा केंद्र है ना, उसमें संचालित है स्कूल। तो गांव वाले ये मांग कर रहे हैं कि अभी वहीं संचालित रहे। सरकार ने आदेश दिया है कि 5 किलोमीटर दूर धौलपुरा गांव है, वहाँ पढ़ाने के लिए आदेश दिए बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे वहाँ जा नहीं सकते। तो गाँव वालों की मांग है कि जहाँ अभी प्रेजेंट में जहाँ पढ़ाई चल रही है ना अटल सेवा केंद्र, वहीं चल रही है। ये हमारी मांग है। भैया कौन सी क्लास तक बच्चे हैं वहाँ पर? हाँ जी, कौन सी क्लास? 12वीं क्लास और सबसे ज़्यादा 12वीं क्लास तक जी। परेशान क्या है? एक परेशान ये है कि सर के बच्चों को 5 किलोमीटर दूर भेजे तो साधन संसाधन की व्यवस्था नहीं, छोटे बच्चे जा ना पाएंगे, तो समस्या है। दूसरी बात है हमारे बिल्डिंग की व्यवस्था भी नहीं सर ग्राम पंचायत कालानाडा में। दूसरी तो हम चाहते हैं प्रशासन अधिकारियों से, मंत्री संतरी से, किसी से भी हमारे बिल्डिंग की सुविधा हो जाए तो सबसे बेस्ट है। इसलिए मांग के लिए हम यहाँ। राजस्थान के पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अब राहत मिलेगी। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के तहत हर वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने में आ रही समस्याओं को लेकर वित्त विभाग को अवगत करवाया गया था। इस पर निदेशक पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर ने पत्र 3 दिसंबर 2025 और 18 दिसंबर 2025 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र को कोषालय द्वारा अपलोड करना अनिवार्य होगा। राजस्थान के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अब राहत मिलेगी। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के तहत हर वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने में आ रही समस्याओं को लेकर वित्त विभाग को अवगत करवाया गया था। इस पर निदेशक पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर ने पत्र 3 दिसंबर 2025 और 18 दिसंबर 2025 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र को कोषालय द्वारा अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही पेंशनरों की सुविधा के लिए ई मित्र केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र IFMS 3.0 पोर्टल पर अपलोड करवाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी SSO ID के माध्यम से पेंशनर के PPO नंबर और बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज कर ई-साइन द्वारा ही घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। शहर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 की परिशेष 6 के बिंदु संख्या 10 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर जिसमें पारिवारिक पेंशनर शामिल है उसको नवंबर महीने के अंदर अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके आधार पर सरकार के द्वारा उसको नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसके जीवित प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के संबंध में जो कठिनाइयां आ रही थी, जिला शाखा अजमेर के द्वारा समय समय पर राज्य सरकार निर्देशक पेंशन का जो है
विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर उन कठिनाइयों को दूर करने का निवेदन किया गया। डीटीए और पेंशन समाज निर्देशक के द्वारा अपने 3/12/2025 व 18/12/2025 के द्वारा जिला शाखा को ये अवगत कराया गया है कि यदि किसी पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट को किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है तो ऐसे जीवित प्रमाण पत्र को अब अपलोड किया जाना आवश्यक नहीं होगा और राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जो प्रमाणीकरण किया गया उसके आधार पर ही उस जीवित प्रमाण पत्र की पुष्टि को प्रमाणिक रूप से माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा IFM 30 के ऊपर भी ये सुविधा प्रदान की गई है जिसके आधार पर बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा जो अपलोड किया जाता है उस अपलोड को भी निर्देशक पेंशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा सहायक कर्मचारियों को छोड़कर प्रत्येक सरकारी अधिकारी अपनी SSO ID से पारिवारिक पेंशनर और अन्य पेंशनर के जीवित प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकता है जिससे कि उनको नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो। इस संबंध में जिला शाखा अजमेर के द्वारा जो निरंतर प्रयास किए गए हैं उसके सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं और जिला शाखा अजमेर अपने सभी पेंशनरों जिनके द्वारा अभी तक जीवित प्रमाण पत्र नहीं किए गए हैं उन्हें 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं। अतः जिन्होंने अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं वो पेंशन समाज में आकर के हार्ड कॉपी लेकर के जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जिससे कि उनको पेंशन नियमित रूप से मिलती रहे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।